नमस्कार डॉक्टर महापात्रा, वेलकम। नमस्कार, वेलकम। ये भी बताइए कि ये जो सेकेंड वेव है, इसमें बच्चों के केसेस हम काफी सुन रहे हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस, और अभी थर्ड वेव भी आने वाला है। तो सेकेंड वेव इतना घातक क्यों है, बच्चों के लिए इतना मुश्किल क्यों है, और थर्ड वेव को लेकर के किस तरह की तैयारी होगी? आपने सही बताया। ये जो सेकेंड वेव अभी चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से कि बच्चे ज्यादातर अफेक्ट हुए आज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। पहला वेव जो सितंबर महीना में हमारा इंडिया में हुआ था और उससे पहले सारा विश्व में हुआ था एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, उसमें बच्चे ज्यादातर अफेक्टेड नहीं थे। एडल्ट्स एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादातर अफेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार बच्चे ज्यादातर अफेक्ट हो रहे हैं। हम भी काफी देख रहे हैं कि परिवार में बच्चा, ऐसा भी फैमिली से जिसमें बच्चा पहले सिम्टोमेटिक होते हैं, बाद में एडल्ट सिम्टोमेटिक होते हैं, ऐसा भी है। और दूसरा ये है कि पहले बच्चे लोग ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते थे, और होते तो भी ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होते थे। लेकिन ये वेव में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे ज्यादा सिम्टोमेटिक भी हो रहे हैं, उनको बुखार भी आ रहा है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ भी हो रहा है, रेयरली ऑक्सीजन या आईसीयू का जरूरत पड़ रहा है, लेकिन सिम्टोमेटिक हो रहे हैं बच्चे। इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है कि वायरस का म्यूटेशन। सारा वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि आप ब्राजील का एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंगापुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, ताइवान का एग्जाम्पल ले लीजिए, इटली का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सब कंट्रीज इंडिया से पहले सेकेंड वेव इन लोगों का आ चुका है। और उधर वहां पे भी दिखा गया है कि बच्चे लोग, पेडियाट्रिक पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द वायरस। तो वायरस जो म्यूटेट कर गया, नाउ इट इज मोर अफेक्टिंग द चिल्ड्रन। सो इसको अगर एंटिसिपेट किया जाए या प्रोजेक्शन किया जाए या एक्सट्रापोलेट किया जाए तो थर्ड वेव में क्या होगा, वी ऑल डोंट नो, बट वी हैव टू बी अप्रिहेंसिव। हम लोग का अप्रिहेंशन ये रहेगा कि एक ट्रेंड ऐसा रहा तो मोर एंड मोर चिल्ड्रन मे गेट अफेक्टेड। ओके। और जो बच्चे जिनकी हेल्थ कंडीशंस है, किसी तरह का कुछ इशू है उनको, इनकी हेल्थ को लेकर, दे विल बी मोर प्रोन टू दिस डिजीज, या दिस डेफिनेटली इन्फेक्शन। जो बच्चे जिनका हेल्थ कंडीशन, जैसे कि उनका क्रॉनिक अस्थमा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, या कुछ और मैलिग्नेंसी है, जो स्टेरॉइड थेरेपी में ऑलरेडी है, वो बच्चे तो डेफिनेटली दे विल बी मोर प्रोन, एंड पेरेंट्स हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दो चिल्ड्रन। जी। और बच्चों के लिए भी जो इनक्यूबेशन पीरियड होगा वो उतना ही रहता है जितना एडल्ट्स के लिए होता है, 14 डेज हम कहते हैं जैसे कि। इंक्यूबेशन पीरियड अभी तक तो वही रहा है, 14 डेज नहीं, मैं और थोड़ा कम बताऊंगा कि एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 days और 3 to 8 days इज द इंक्यूबेशन पीरियड। आप जब भी एक्सपोज होते हैं, 3 या 4 दिन में आपका सिम्टम भी आ सकता है। इट कैन कम एज लेट एज 8 days और मे बी समटाइम्स 10 days। बट वो इंक्यूबेशन पीरियड बच्चों और एडल्ट में अभी कुछ ज्यादातर फर्क नहीं पाया गया। वैक्सीनेशन से कुछ मदद मिलेगी अगर बच्चों की वैक्सीन आ जाए और इन सबको वैक्सीन लग जाए बच्चों को, तो जो थर्ड वेव। हाँ, राइट। वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू नाउ, बिकॉज आज वी आर सीइंग दैट हमारा इंडिया में 18 साल के ऊपर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन करने को मैंडेट दे दिया। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 12 साल के ऊपर उन लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन ऐसा चीज है कि दिस इज लाइक ए न्यू ड्रग। सो व्हेनेवर इट कम्स, वैक्सीन का ट्रायल पहले यंग एडल्ट्स में होता है, जो कि मान लीजिए 25 से 40 उम्र तक। उसके बाद उसका एक्सपेंड किया जाता है टू द स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल ग्रुप्स, एल्डरली ग्रुप्स एंड स्मॉलर चिल्ड्रन। तो इसके हिसाब से वैक्सीन का ट्रायल भी अभी तक बच्चों में चल रहा है। तो इंडिया में तो अभी 2 से 12 साल तक ट्रायल चल रहा है। और बाहर का देश में, जैसे कि आप यूएस, यूके में, दे हैव स्टार्टेड द वैक्सीन ट्रायल स्टार्टिंग फ्रॉम 6 months of age. So gradually the vaccine will come to the pediatric population, and sooner it comes, जितना जल्दी आ जाएगा बच्चों के लिए वैक्सीन, उतना सबके लिए अच्छा है, बच्चे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। जी। जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, क्या वैक्सीनेशन की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? जैसे अभी आपने कहा कि 6 months के बच्चों पे ट्रायल हो रहा है, तो उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, बिल्कुल न्यूबॉर्न है, क्या उनको भी वैक्सीन दी जा सकती है? एज ए डॉक्टर, हाउ डू यू से दिस? देखिए, वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल ऐसा है कि before 6 months usually vaccinations are not given except for few vaccines like polio, DPT, hepatitis B, जो वैक्सीन है। So almost all other vaccines like flu vaccine, जैसे आप मान लीजिए, corona is a type of flu, is a variant of flu, the virus is similar kind that we all know। तो फ्लू वैक्सीन जो है, अभी भी फ्लू वैक्सीन हम लोग 6 महीने से ऊपर दे रहे हैं, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे क्या, माँ से एंटीबॉडी आता है, माँ से एंटीबॉडी, दैट एंटीबॉडी रिमेन till about 6 months of age। So
उसको 6 मंथ्स के बाद ही इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। तो व्हाट आई वुड एंटिसिपेट कि ये भी कोविड का वैक्सीन जब भी आ जाएगा वो 6 महीने से ही रहेगा। और आप ये अभी सोचेंगे कि अगर 6 महीने से वैक्सीन देंगे तो बर्थ से 6 महीने तक प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? बर्थ से प्रोटेक्शन 6 महीने तक मिलेगा माँ से अगर माँ इम्यूनाइज्ड है तो माँ से एंटीबॉडी बच्चे को आ जाएगा, and that antibody will protect the baby till 6 months, and from 6 months the immunization will take over. ओके। अब जब आपने माँ की बात की है, ये भी समझना होगा कि जैसे कोई गर्भवती महिला अगर कोविड पॉजिटिव है और तो क्या उससे उनके बच्चे को कोविड संक्रमण हो सकता है? या काफी सारे गर्भवती महिलाएं जो ड्यूरिंग डिलीवरी और अराउंड डिलीवरी, जिसको हम लोग पेरिनेटल पीरियड बोल रहे हैं, जस्ट बिफोर बर्थ कोविड संक्रमण हो रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंट गाइडलाइन के हिसाब से जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है, जैसे सीजरियन सेक्शन किया जाता है, तो रूटीन आरटीपीसीआर फॉर कोविड किया जाता है। और काफी नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैव कम आउट टू बी पॉजिटिव आल्सो। तो इसमें देखिए दो तरफ का होता है, एक तो वर्टिकल ट्रांसमिशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी थ्रू प्लेसेंटा, और दूसरा है ट्रांसमिशन आफ्टर डिलीवरी। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन अभी तक ज्यादा हुआ नहीं, वर्टिकल ट्रांसमिशन हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड, और चांसेस आर वेरी मिनिमल आई वुड से। बहुत मिनिमम चांस है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को आ जाएगा। ज्यादातर ट्रांसमिशन जो भी होता है पोस्टनाटल ट्रांसमिशन होता है, और वो भी रिस्क इतना ज्यादा नहीं रहता है अगर हम लोग स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, वो अगर ले लेते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, लेकिन प्रोटेक्शन लेके, थोड़ा डबल मास्क पहन के, ग्लोव्स पहन के प्रोटेक्शन लेके उसको कर सकती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज अलाउड विथ प्रोटेक्शन, एंड जितना हो सकता है थोड़ा बैरियर रखेंगे, बैरियर नर्सिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग रखेंगे। WHO गाइडलाइन, इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन के, ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से भी अलग नहीं रखेंगे, एक साथ रखेंगे, लेकिन थोड़ा बैरियर करके रखेंगे ताकि बच्चे को प्रोटेक्शन मिल सके। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क इतना ज्यादा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज है, जैसे अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है तो बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके पेरेंट्स खासतौर से माएँ जो है वो इस बात को लेकर भी चिंतित है कि क्या वो वैक्सीनेशन लें, क्या वैक्सीनेशन लेने के बाद अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीनेशन लेने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा सकता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये दो सिचुएशन जो है, नाउ इट इज क्लियर, अभी क्लियर हो गया है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एंड दे फॉल इनटू द स्पेशल ग्रुप, एंड दिस टू कंडीशंस शुड आल्सो गेट वैक्सीनेटेड। उनको वैक्सीनेशन लेना बहुत ही जरूरी है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जी। और वैक्सीनेशन लेने के बाद जैसे माँ की मतलब बहुत लोगों को बुखार या बदन दर्द या इस तरह की थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की तकलीफ भी अगर हो रही है, अगर माँ को ऐसी तकलीफ हो रही है तो भी बच्चे के साथ रह सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती आपको? नहीं है कि थोड़ा माइल्ड रिएक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग बंद करेंगे या अलग रहेंगे। ये माइल्ड रिएक्शन यूजुअली 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, पैरासिटामोल खाली लेने से ठीक हो जाता है। सो इसमें कुछ ज्यादा डरने की बात नहीं है। जी। और कुछ खास आप जोड़ना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? वही 4 गोल्डन रूल में हम सबको अभी रहना है, जैसे कि मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए, और फोर्थ इम्पोर्टेंट रूल इज नाउ वैक्सीनेट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार।